बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जब मैं नई सुबह की उम्मीद की बात करती हूँ और मैं अपने टॉपिक को सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ सना कहीं कुछ तजाद तो नहीं हो रहा, क्योंकि आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं उसका भी मैं आपको बताऊँगी डेफिनेटली। लेकिन इससे पहले वेरी हैप्पी मंडे, नया वीक शुरू हुआ है। एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, आपका वीक अच्छा गुजरे, जो अधूरे काम रह गए हैं उन्हें आप मुकम्मल कर सकें और कोई नया रास्ता ज़िंदगी में ईज़ लाने के लिए, आसानी लाने के लिए हम ढूंढ सकें। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं और किस हवाले से कुछ आसानियाँ ढूंढने जा रहे हैं, ये मौजू ऐसा है जो तकरीबन हर जगह पर ही ज़ेर बहस है। कोई पठान के होटल पर बैठा चाय पी रहा हो या किसी लग्जरी 5 स्टार होटल में बैठे हुए भी बात हो रही हो, तो महंगाई का जिक्र आज के दौर में लाजमी किया जाता है, हर डिस्कशन का हिस्सा है। फिर वो ख़वातीन हो, मर्द हो, किसी भी तरह की महफिल हो कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले दिनों हमने हमेशा यही सुना है कि जी फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो फिर हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। उसके बावजूद हमें कहा जाता है कि घबराना नहीं है, लेकिन अब तो घबराहट बढ़ती जा रही है। सो मामलात ज़िंदगी के इस तरह के हो गए हैं कि कोरोना की वजह से जो सिचुएशन आई, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है वो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, चीज़ें, मामलात, हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। बहुत सारे लोग तो इसी सारी सिचुएशन में इस दुनिया से भी चले गए कोरोना की वजह से। बट द पॉइंट इज़ कि इट्स 2021 में अगर हम ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट देखें तो बहुत सारे ममालिक का तब्दील हुआ, जिसमें पाकिस्तान भी जो है वो शामिल है। इस वक्त महंगाई की शरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन नौकरियां जो हैं वो मौजूद नहीं है। हर चीज़ महंगी है, डबल प्राइस हो चुका है। सब्ज़ी, दूध, गोश्त, पेट्रोल, किसी भी चीज़ पे आप बात करें, बेसिक्स पूरी करना मुश्किल हो गया है। तो फिर अगर हम लग्जरीज़ की बात करें तो वो शायद आज एक आम इंसान के लिए ख्वाब जैसा बन के रह गया है। ये जो हम ये कहते हैं कि जी कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ गई है या इस वक्त जो है फ्यूल के प्राइसेस हाई हुए हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? और इस तरह के वसाइल में रहते हुए जब हम ये कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हम किस तरह से अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने डेफिनेटली बिल्कुल मैं ये कहूँ कि अगर बहुत ही छोटे से लेवल से अपने काम को शुरू किया, लेकिन उन्होंने भी ये सोचा कि अपनी मदद आपके तहत दूसरों की खिदमत की जा सके और कोशिश की जा सके कि ऐसे वसाइल पैदा किए जाएं कि जो आम इंसान है उससे जो है वो कुछ खाने को भी मिल सके, उसकी जो मुश्किल है उससे हल हो सके। एक NGO ये इस वक्त रन कर रहे हैं, JDC के नाम से। मेरे साथ मौजूद है अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी ज़फ़र अब्बास ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बड़ा आसान सा सवाल कि महंगाई बढ़ती जा रही है और नौकरियां जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, नौकरियां हैं नहीं, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इस वक्त ये अपने अखराजात या अपना बजट बनाना नामुमकिन हो गया है। बस वो तो लोग जब महीने के आखिर में या महीने के शुरू में जब उनको तनख्वाह मिलती है लेकर घरों पर आ रहे हैं, तो उसके बाद जैसे तैसे जो भी हो सकता है वो अपना काम या परचेजिंग, राशन की परचेजिंग उसको कर रहे हैं और आगे बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि आगे होगा क्या। कुछ लोगों के घरों में 5 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है, कुछ के यहाँ 10 तारीख को खत्म हो रहा है, कुछ के यहाँ 15 को खत्म हो रहा है। लेकिन बात अफसोस के साथ कि हमारे जो हुक्मरान तबका है इसमें और मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज, इनके दरमियान इतना बड़ा डिफरेंस है कि ये बात आप उन तक नहीं पहुंचा सकते। वो तो कह रहे हैं 16,000 रुपए में आप महीना गुजार सकते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कमरे का तीसरी मंजिल पर घर नहीं मिल रहा 16,000 रुपए रेंट पर। ये कैसे मुमकिन है 16,000 में आप रेंट भी दे दें, बिजली गैस का बिल भी दे दें, आप उसके अलावा बच्चों का खाना पीना, दूध, राशन, अपने आने जाने का किराया। आज जब पेट्रोल डबल ट्रिपल में पहुंच चुका है, आज जब चीनी डबल से ऊपर निकल चुकी है, आज जब आटा डबल से ऊपर निकल गया, आज जब तेल 3 गुना ऊपर जा चुका है, तो कैसे मुमकिन है कि ये कैसे 16,000 रुपए महीना गुजार लें? हम अफसोस ही कर सकते हैं कि हुक्मरान जो बातें कर रहे हैं वो एक आम आदमी के तो बस की नहीं है, ना उसके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आ रहा है। आप कह रहे हो कि ये $80 के अंदर पूरा महीना गुजार लो 16,000 रुपए में, मुमकिन नहीं है।
डेफिनेटली इन पैसों में गुजारा, और ऐसे शख्स के लिए आप कैसे सोच सकते हैं कि वो अपना घर जो है वो ओन कर रहा होगा। बट हमारा यंगस्टर जो तबका है वो अब जिस तरह से देखा गया है कि वो जॉबलेस है, इसके साथ साथ जो है वो डिग्रीज़ होने के बावजूद जो है उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हाल ही में कुछ इस तरह के वाक़यात भी देखे गए, मीडिया हाउसेस के बाकी लोगों ने ख़ुदकुशी तक की है, सुसाइड अटैम्प्ट किया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, इस मुल्क के अंदर तालीम और इलाज सबसे महंगा है। प्राइवेट माफियाज अस्पताल खोलती हैं, प्राइवेट माफियाज कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं, उसके बाद बेतहाशा फीसेज लेते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जमा पूंजी सब कुछ लगा देते हैं, अपनी बेटी के लिए जो जहेज के लिए पैसे रखे ना वो भी लगा देते हैं कि हमारा बेटा कुछ बन के निकलेगा तो बहन को रुखसत कर लेगा। लेकिन जब उसके बाद वो बेटा बाहर निकलता है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल, 3 साल दफ्तरों के, कंपनियों के, फैक्ट्रियों के, लोगों की आम दुकानों के चक्कर लगाता है कि यार अपनी दुकान पे मुझे रख लो यार, मैं मास्टर्स किया हुआ लड़का हूं, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये सनद है। और उसको कोई नौकरी देने वाला जब नहीं होता तो उसके बाद वो क्या करेगा? वो डिप्रेशन में ही तो आएगा। बेचारे लड़के बाइकें चला रहे हैं कराची में, मास्टर्स किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए, वो निहारी सालन दालें लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, फूड राइडर्स बने हुए, कुछ कोरियर सर्विसेज में लगे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है लोगों का। ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा ना कि क्यों यहाँ कराची के लोगों को रोजगार की प्रॉब्लम क्यों इतने बड़े पैमाने पे आ गई है, इतना बड़ा तूफान बेरोजगारी का कैसे सामने आ रहा है। अब कहते हैं ना कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह होती है, या फिर जब भूख एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को मजबूर कर देती है। मैं किसी भी तरह से एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि जो क्राइम बढ़ रहा है, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम की अगर मैं बात करूँ, या हम ये देखते हैं बाद में कि जी अच्छा इसने जुर्म किया है, इसको तो ये तो पढ़ा लिखा था, इसके पास तो डिग्री थी। तो आपको लगता है कि इन्फ्लेशन की वजह से, नौकरियाँ ना होने की वजह से ये स्ट्रीट क्राइम और इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं? लाजमी बात है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे क्राइम हो, चाहे चोरी डाका हो, चाहे गुस्सा आना हो, चाहे रोडों पे लड़ाई झगड़ा हो जरा जरा सी बात पे, चाहे घरों में लड़ाई झगड़ा हो। जब आप जहनी डिप्रेशन होगा, महंगाई होगी, गुर्बत होगी, बेरोजगारी होगी, परेशानियां होंगी, इफलास होगी, भूख होगी, बच्चा घर में भूख से तड़प रहा होगा, माँ बगैर दवाई के तड़प रही होगी, घर में किसी की मौत हो जाए इलाज के बगैर, घर में कोई प्यारा मर जाए, उसकी मैयत रिलीज कराने के लिए आपको अस्पताल से मोहल्ले में भीख मांगनी पड़े, तो उसके बाद तो फिर आप कोई भी कदम उठाएंगे ना। लोग तो जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, मरीज हो रहे हैं। मैं फिर यही बात बोलूंगा, देखें ये सब लोग जो भी कोई गलत कदम उठा रहा है उसके पीछे हमें देखना पड़ेगा उसके अनासिर क्या है। आया उस शख्स को इलाज की जरूरत थी, या वो शख्स किसी परेशानी के बायस, किसी मजबूरी, किसी मुफलिसी, किसी लाचारी की वजह से हरकत कर रहा है। इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है और इस पर मैं समझता हूँ फोरम बुलाने चाहिए, इलाका वाइज हर इलाके, हर यूसी के अंदर लोग बैठे, बुजुर्ग जवान बच्चे सब एक साथ बैठे, आपस में मिलना जुलना शुरू करें ताकि आपस में एक दूसरे से अपने मसले मसाइल शेयर करें और वो मसला उसी मोहल्ले, उसी बरादरी में, उसी कम्युनिटी के अंदर हल हो जाए। कोई शख्स अपना मसला लेके अपने दिल पे बैठा ना रहे। तो इसलिए लोगों को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा, मुश्किल हालात में भी उनके मसाइल जानने पड़ेंगे। बेशक एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे को सुनना है, जिस हद तक हो सके एक दूसरे की मदद करना है। लेकिन मैं अगर इस वक्त आपसे ये जानूं कि जिस माशरे में 2 वक्त की रोटी एक वक्त खा के अगले का पता नहीं है कि कैसे अरेंज होगा, वहाँ पर फिर हम जब मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो वो फिर एक अजीब सा, मतलब एक बहुत ही ख्वाब है लेकिन जिसे मुकम्मल भी करना है, लेकिन ये कैसे होगा? देखें हाँ, सबको सब कुछ नज़र आ रहा है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपसे बैठ के बताऊं कि किस मुल्क से किस बुनियाद पे कर्जे लिए जा रहे हैं, IMF क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे मुल्क के लोग महंगाई तले दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। भले अगर ये कौन सी तरक्की होगी कि आपके मुल्क के 80% लोग महंगाई तले दब के ख़त्म हो जाएँ। खुदा के वास्ते इन लोगों के लिए भी सोचें। मैं आपके चैनल की तवज्जो से अपील करूँगा हुक्मरानों से, ठीक है तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी जानें कुर्बान इस मुल्क के ऊपर, लेकिन कोई शख्स भूख से तो नहीं मरना चाहिए। बेशक ये तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स भूख से मर जाए। वसाइल कम होने के बावजूद एक किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं कि आप नौकरियां क्रिएट करें, लोगों को इस प्रोवाइड करें, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ओके, ऑल राइट, आई थिंक हमारा इस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ JDC के रूहे रवा ज़फ़र अब्बास मौजूद थे। और डेफिनेटली जब ज़िंदगी इतनी तंग कर दी जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ा दी जाएगी, तो फिर हमें ख़ुदकुशी भी देखने को मिलेगी और फिर इस तरह के क्राइम रेट्स भी बढ़ जाएंगे। बहुत सारे मामलात हैं, वजूहात जिस तरह से अभी ज़फ़र भी जिक्र कर रहे थे। कुछ मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जो डेफिनेटली मुल्की हालात को और इस सूरत हाल को बहुत करीबी नज़र से देखते हैं और एक लंबे अरसे से सियासत का हिस्सा भी हैं। उनसे भी बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान में।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए, हम तो कंपैरिजन करते हैं तो इस वक्त जो है वो हमने डबल डिजिट तक हम पहुंच गए थे। इस तरह की सिचुएशन रही पाकिस्तान में और हर शख्स परेशान है इस वक्त। सो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हल क्या है? और जो कहने एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि अभी 2023 तक कुछ इसी तरह के महंगाई के मामलात देखने को मिलेंगे। इस पर बात करेंगे एंड वी हैव विद अस माशाल्लाह से मैं अगर ये कहूँ कि सोशल वर्कर हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे पहला एक चमकता हुआ एक प्रिविलेज है जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। CPLC से भी के साथ भी जुड़े रहे और इस वक्त जो डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है मेरे साथ मौजूद है, अहमद चनाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड एक ऐसी पर्सनैलिटी माशाल्लाह से, दोनों लोग बड़े प्यारे हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं जब भी इनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ तो सबसे पहले मेक अ विश फाउंडेशन का जिक्र करती हूँ, जिसे ये पाकिस्तान में ओन करते हैं। ये फ्रेंचाइज लेकर आए, इसके साथ साथ जो है बिज़नेस कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। बहुत ही मैं अगर ये कहूँ तनकीद नहीं लेकिन नज़र ज़रूर रखते हैं मुल्क की सारी हालात पर। PMLN से इनका ताल्लुक है। इसके साथ साथ साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, मोरक्को के काउंसिल जर्नल भी हैं। इतने सारे प्रोफाइल जो है माशाल्लाह से लेके चल रहे हैं। इश्तियाक बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? फाइन जी। महंगाई, आपने कभी ग्रोसरी किया जाके? देखिए जी, मुझे बिल्कुल एहसास है। एक नहीं, तो मुझे बताया ग्रोसरी किया आपने कभी जाके स्टोर से कुछ खरीद? मैं खुद नहीं गया हूँ, मगर घर के अफराद तो जाते हैं, वो आके बतलाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मुझे मालूम है कि कितना खर्चा हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है इस चीज़ का कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ गई है, किस किस जगहों पे बढ़ी है, किस तरह बढ़ी है। और फिर हम ये जो हुकूमत कह रही है कि जनाब इसको कंपेयर कर रही है कि दुनिया में महंगाई बढ़ी है, मेरे ख्याल से ये कंपेरिजन सही नहीं है। अब मैं देखिए आपको एक बताना चाहता हूँ जो मेन वजह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भेजा गया जी, उसके बाद से अब तक 45% डीवैल्यूएशन हुई है हमारी। 45% डीवैल्यूएशन। अगर हम 110 भी लगाते हैं, उस वक्त के डॉलर था, और अब हम 175 भी हम लगाते हैं, तो तकरीबन 40-45% के दरमियान हमारी डीवैल्यूएशन। तो तमाम वो चीज़ें जैसे ईडेबल ऑयल है, चाय है, बिल्कुल, दालें हैं, जो भी चीज़ें हम गंदम, हमारा आटा इतना महंगा, चीनी, इतनी सारी चीज़, और ये पेट्रोल है, ये तमाम 45% तो ये इसकी वजह से बढ़ गए। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी महंगाई है। अभी कुछ दिनों पहले मैं 3-4 कंट्रीज़ की विज़िट करके आया हूँ, जिसमें UK भी थी, मोरक्को भी थी आप, और मैंने कंपेयर किया पाकिस्तान के मुकाबले में। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, इन कंट्रीज़ के अंदर महंगाई इतनी नहीं बढ़ी। अब इसका अंदाज़ा फिर हम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, UK से नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो पर कैपिटल इनकम है या लोगों की इनकम है वो हमसे ज़्यादा है, तो वो सस्टेन कर सकते हैं, हुकूमत उनकी हेल्प कर रही है। हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो कम है पाकिस्तानियों की। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में और बांग्लादेश में देखें तो इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं वो 6%, 5.5% चल रही है, जबकि हम 9.5% को क्रॉस कर गए हैं। तो हमारा इन्फ्लेशन जो है इन कंट्रीज से ज़्यादा है, और हमारी इनकम जो लोगों की है कम है। इस वजह से हमें ज़्यादा पिंच जो है महसूस हो रही है। हमारी करेंसी जो है वो वीक है कंपैरेटिवली जब हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। अभी जिस तरह से जिक्र हो रहा था, अब चना साहब ये मैं जानना चाहूँगी, अभी जिन्होंने कहा लास्ट ये जो आपको ऑनलाइन जो आपको नंबर्स मिल रहे होते हैं, डिजिट्स मिल रहे होते हैं, ये बताते हैं कि 2020 में 10.74 तक इन्फ्लेशन रेट गया है, मतलब डबल डिजिट हमने क्रॉस किया है। इस वक्त हम 8.9 पर हैं और 2022 में कहा जा रहा है कि 8.5 तक जो है इन्फ्लेशन रेट जाएगा। तो आप रीजन क्या देख रहे थे कि 2020 जो था ये हमने चले कोरोना के नाम कर दिया, लेकिन अब आगे भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। हम इंडेक्स को जो ये देखते हैं कि जी इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है वो 8.8 है या 10 पॉइंट समथिंग है, ये हम ओवरऑल लेते हैं सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव में। लेकिन जो आम आदमी है उसको जो असर होता है वो कंज्यूमर आइटम से होता है। जी, एग्जैक्टली। और वही आम आदमी हमारा 80% है पाकिस्तान का। तो वो आम आदमी जो है उसको जो इफेक्ट पड़ रहा है वो शायद
20% से ज़्यादा पड़ रहा है, 22-23% के करीब जो है वो जाके उस ज़मरे में आता है। आज जो हमारा मिनिमम वेज रेट है उस पर मैं नहीं समझता कि कोई भी फैमिली जो है उस पर गुजारा कर सकती है, और लोग बुरी तरह पिसे हुए हैं। कंज्यूमर इंडेक्स अगर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 22-23% चला जाए तो आपके कहाँ से 18-20 हज़ार के अंदर जो है वो आपका सर्वाइवल हो जाएगा, और आप किस तरह जो है वो बाकी चीज़ों को मेंटेन कर सकेंगे। यहाँ बिजली के बिल आप देख लें, यहाँ गैस के बिल आप देख लें, यहाँ पानी के बिल देख लें, यहाँ दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल देख लें, और इसके बाद किराए अपनी जगह पर जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उसमें आप देख लें तो ये अगर हम कंपेयर करें पिछले 2-3 सालों से तो शायद हम डबल पे चले गए। हर चीज़ जो है वो डबल पे मिल रही है, आटा डबल पे मिल रहा है, चीनी डबल पे मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी के ख़रीद इस्तात से बाहर हो गई हैं। किस तरह गुजारा होगा आम आदमी का, ये हमारी समझ से बाहर है। मैं चूँकि सोशल फील्ड में काफ़ी हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनकी आहें भी सुनता हूँ, उनकी बातें भी सुनता हूँ, और जो भी कुछ मदद हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं उनकी। लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि पूरी दुनिया में जो महंगाई है, जब आपने इसकी वजह पूछी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 3 बेसिक वजह हैं, वजूहात हैं। एक तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो 110, 20, 30 से बढ़ के 170, 80 के करीब पहुंच गया, और वो एक्सचेंज रेट जो है वो चीज़ों को डबल कर रहा है। फिर इंटरनेशनली भी और लोकली भी जो है वो फूड प्राइसेस जो हैं वो सब जगह बढ़ गई हैं। और तीसरा जो है वो ज़ाहिर है हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले 13-14% पे चला गया था, फिर 7 पे आ गया, अब दोबारा हम डबल डिजिट की तरफ चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो रियाया होती है वो हुकूमत का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है, और हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि इन तमाम महंगाई को जो है वो मैनेज करे, उस पर गहरी नज़र रखे, और उस महंगाई पर आम आदमी के लिए सब्सिडीज़ का ऐलान करे। ना कि सब्सिडीज़ जो हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाती हैं। आज हम फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रहे हैं, आज हम गैस पे सब्सिडी दे रहे हैं, आज हम तमाम इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जब बहैसियत डायरेक्टर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके मार्जिन और उनके प्रॉफिट देखता हूँ तो वो पिछले सालों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो फिर उनको सब्सिडी देकर हम आम आदमी को क्यों तबाह बर्बाद करें, उसको और मुश्किल में डाल रहे हैं। लेकिन फिर जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ किए जाते हैं और ऐसी सब चीज़ें होती हैं तो बाकायदा ये कहा जाता है कि हम अभी भी दूसरों से पीछे हैं, अभी ये और ज़्यादा जो है वो बढ़ाए जाएंगे। तो ये जुमले सुनकर तकलीफ़ भी होती है और परेशानी में भी इंसान मुब्तला हो जाता है। और परेशानी का आलम यह है कि पिछले दिनों हमारे अपने प्रोफेशन के, हमारी अपनी फील्ड के एक शख्स ने ख़ुदकुशी की। फिर हमने एक और वाक़या इस तरह का देखा कि एक शख्स ने मॉल की तीसरे मंजिल से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है हर इंसान को, और ये वो लोग हैं जो बच्चे, बीवी, घर वाले लोग थे, इस लेवल पर आ गए हैं हम कि हम अपने सफ़ेद पोशी को छुपाने के लिए ख़ुदकुशियाँ करने लग गए। सना, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये नहीं है कि ये एंड हो गया है, इट्स द बिगनिंग। अल्लाह, आने वाला जो वक्त देख रहा हूँ मैं इससे बहुत ज़्यादा ख़राब देख रहा हूँ। उसकी वजह है कि डिवैल्यूएशन फर्दर मैं देख रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट में फर्दर बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि IMF ने इस वक्त जो सख्त हमारे पे शराइत लगाई हैं और हमने पैसे लेने के लिए उनकी शराइत मांगी हैं, उससे आप देखिएगा कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। देखिए, हो रहा यह है कि अमेरिका और यूरोप जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हुकूमतें जो हैं अपने लोगों को, किसी को भूखा नहीं सोने देती हैं। आप यकीन करें, कोरोना में बिलियंस नहीं ट्रिलियंस जो हैं बांटे गए हैं लोगों में, और वहाँ के लोग तो, अभी मैं इंग्लैंड से आया हूँ, वो कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कोरोना चले, क्योंकि घर बैठ के हमें तो फुटबॉल मैच देखने को मिल रहा है और खाने को मिल रहा है, वो तो चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे। तो हो ये रहा है कि हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले आप यकीन करें कि खातून मेरे पास आई अपने शौहर के साथ, एंड द बोथ लॉस्ट जॉब, और वो रो रही थी कि किसी तरीके से आप मुझे दे दें और मैं घर में पोछा लगाने को भी तैयार हूँ। पढ़ी लिख की खातून। देखिए, पहले अगर किसी की एवरेज सैलरी हम 25 या 30 भी लगाते थे तो 1/3 जो था वो खाने पे खर्च हो जाता था, 1/3 किराए शराए पे होता था, और बाकी फीस दे रखे थे। इस वक्त 70 to 75% आपकी गरीब आदमी की तनख्वाह जो है वो खाने पीने में आपकी खर्च हो रही है। और अफसोस जो हो रहा है सना, वो ये हो रहा है
कि हम क्लेम करते हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम अब अपनी जनाब लेकिन हमने उन चीजों को यूज नहीं वो किया। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जी बम्पर क्रॉप हुई है, हम वीट मंगा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम शुगर इंपोर्ट करने वाली कंट्री हैं, शुगर हम मंगा रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं समझ से बालातर है। और मैं कभी अपने आप को अमेरिका से, यूरोप से कंपेयर नहीं करता, मैं बांग्लादेश और इंडिया से करता हूँ। बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है और उसकी वजूहात आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल हैं। देखिए ईरान की मैं आपको मिसाल देता हूँ, ईरान पे इतनी सख्त पाबंदियाँ लगी थीं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते थे, मगर वो वीट उगा रहे थे तो कोई ईरानी जो था वो बगैर खा के नहीं सोया और उन्होंने परवाह नहीं की। हमारे यहाँ ये हो गया कि हम इंपोर्टिंग नेशंस बन गए हैं। कॉटन का मैं आपको बतलाऊं, आप हैरान हो जाएंगे, तकरीबन मोर देन $1 बिलियन की कॉटन भी हमने इंपोर्ट की है जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे। ओके, ऑल राइट। तो ये जो मामलात हैं ये कैसे बेहतर होंगे, और डेफिनेटली जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि उश्ताक बेग साहब भी PMLN का ताल्लुक़ है, इस वक्त एक और पार्टी मेंबर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, जमाते इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, हाफिज़ नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। मैंने बहुत ज़्यादा बोर्ड्स और इस तरह की चीज़ें लगी हुई देखी आपके नाम के साथ, जिसमें आपने गिनती का भी जिक्र किया कि गिनती पूरी करो और नौकरियां दो और वादे ना करो, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी। लेकिन चाहे हुकूमत में जो मौजूद पार्टी है वो हो या अपोजिशन पार्टीज़ हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये आवाज़ें, ये नारे, ये बैनर्स तो हम सुनते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो हुकूमत में होते हैं या जो अपोजिशन में होते हैं, आज तक आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। यानी अगर ये नारे पीपल्स पार्टी लगाए और नून लीग लगाए या PTI लगाए तो ये और MQM लगाए, तो इसका मतलब ये है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, इसलिए कि सारे लोग तो हुकूमत में हैं और रहे हैं। तो लेकिन अगर ये नारे जमात इस्लामी लगाती है तो जमात इस्लामी का जो एक्सपीरियंस है काम करने का वो कराची में है, जो हम मेयरशिप के साथ हमने काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने काम किया था, हम नहीं, हमारे मुखालिफ भी उसकी कदर करते हैं और जो है वो उसको एक्नॉलेज करते हैं और एक लफ्ज़ नहीं कह सकते कि हमने कोई बेईमानी की होगी। तो इसलिए जमात इस्लामी अगर ये कहती है कि हमारी गिनती पूरी करो, तो हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और PTI से ये कहते हैं कि तुमने हमारे साथ, कराची के साथ ये सलूक किया है कि तुम हमें दोगे क्या, तुमने तो हमारे टोटल को कम कर दिया, मुस्तकिल पते की बुनियाद के ऊपर सारे लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, कोई 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से रह रहा है, तो ना हमें उसके मुताबिक वसाइल मिलते हैं, ना उसके मुताबिक नुमाइंदगी मिलती है। अब ये सारी पार्टियां कहती हैं कि मर्दमशुमारी में नंबर कम है, लेकिन करते सब वही हैं। ठीक है, तो इनसे पूछना चाहिए, इनका एहतसाब करना चाहिए और एहतसाब के लिए एहतजाज भी होगा, बैनर भी लगेंगे। अच्छा हाफिज साहब, ये जो कुछ जुमले ना, इनसे अब डर भी लगने लग गया है, वही कि ना हम जब आएंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा और हम जब आएंगे तो एहतसाब होगा। इन पे अभी भी जो हम भुगत रहे हैं वो शायद इन जुमलों का ही हमें सिला मिला है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर मैं आपसे इस वक्त स्पेसिफिकली ये बात करूं कि ये जो महंगाई है जो बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी आपकी हुकूमत आके करेगी ताकि महंगाई कंट्रोल हो जाए? चलें हल की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपकी बात का एक जुमले में जवाब जरूर जी जरूर फिर अर्ज करता हूँ कि ये पार्टियां जब ये कहती हैं ना एहतसाब करेंगे और ये कर देंगे, तो ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, हमें मौका मिला है कराची में और हमें मौका मिला है KP में अपनी वजारतों का। हमारी वजारतों का आप ऑडिट कर लीजिए, हमारी परफॉर्मेंस देख लीजिए और फिर हमारे दावे देख लीजिए। ऑल राइट, हल बताइए। जो आप ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद कौन सी चीजें, ये एक पैकेज होता है। ठीक है, एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि मैं आ जाऊंगा तो 200 अरब रुपए दे मारूंगा। एक साहब ने कहा था ना, इमरान खान आएगा 200 अरब इसके मुंह पे मारेगा, इसके मुंह पे मारेगा, ये तो बेकार बातें होती है ना। बहरहाल जो फौरी रिलीफ देने की चीज होती है वो ये होती है कि जो एक गरीब आदमी है उसको कुछ सब्सिडाइज किया जाए। ठीक है, ये जो आटा है, ये चीनी है, ये जो दाल है, इनकी कीमतों में फौरी तौर पर इतनी कमी कर दी जाए कि गरीब आदमी खा सके। ठीक है, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए। जागीरदारों पर टैक्स लगाएंगे, हम साफ बात करते हैं, कोई जागीरदार बच के दिखाए। अच्छा। हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, हम उन सब लोगों के जिनके पैसे अंदरूने और बैरूने मुल्क है, कि मैं आपको एक फिगर बता दूं उससे आपको अंदाजा हो जाए, 14,000 अरब रुपए इस वक्त वो रकम है जो उन लोगों की पाकिस्तान की मुख्तलिफ बैंकों
और कौमी बचत की स्कीमों में मौजूद है, ठीक है, जिन्होंने एमनेस्टी को भी अवेल नहीं किया और जिनका गोरा धन धन जो है वो काला है। लेकिन गवर्नमेंट को यह बात पता है कि 14,000 अरब रुपए मौजूद हैं। जब गवर्नमेंट को यह बात पता है तो वो इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाते? ठीक है, इमरान खान साहब उन लोगों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते जिनके पैसे भी मालूम है और जो टैक्स पेयर नहीं भी हैं उन पर टैक्स लग जाए तो 1,000 अरब रुपए तकरीबन हमें अभी मिल जाएंगे अगर कल सुबह टैक्स लगा दें। डिडक्शन करनी है आपको सिर्फ। ओके हाफिज साहब, IMF में जाना है कि नहीं जाना। आपका पॉइंट आ गया है। चनान साहब आपकी तरफ आऊंगे, मैं आपसे जानूंगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि ना सब्सिडी है, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, टैक्स लगा दिया जाए। डू यू थिंक कि दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन जिससे हम ये इन्फ्लेशन है या ये सारी चीजें जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी इस पर सब्सिडी लगा दें, इस पर वो कर दें। ये पूरा एक प्लान बनता है, पूरा एक बजट बनता है कि हमारे वसाइल क्या हैं, हमारे वसाइल कहाँ कहाँ से आएंगे और इसके बाद जो है वो हम कैसे लोगों को जो है वो फीड करेंगे। पाकिस्तान में 18-20 हज़ार में 25 हज़ार में हम कुछ नहीं कर सकते। यानी 18-20-25 हज़ार में हाफिज़ नईम साहब बैठे हैं, अच्छी तरह उनको पता है कि कैसे रोज़मर्रा के मामलात चलते हैं और क्या आलम है चीज़ों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस लेवल पे पहुंच गया है कि शायद आधा महीना भी जो है वो इससे गुजारा नहीं हो सकता और हमें कहीं ज़्यादा वो देना पड़ेगा। मेरा कंडीशन सिर्फ ये है कि जब आपने बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, बड़े प्लेयर्स को मेजर रिलीफ दिए कोरोना में, और मैं उनके अगर लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट देखता हूँ जो कई गुना ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो अब हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन कंपनीज़ को पाबंद करे कि जो मिनिमम पे स्केल है, जिसका हम बड़ा शोर करते हैं कि जी 18 से 20 हज़ार हो गया तो बहुत हो गया, या सिंध गवर्नमेंट ने 20 से 25 कर दिया तो बहुत कर दिया, ये काम नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बात को सोचना चाहिए कि जब उनके सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो उनको भी जो है वो मिनिमम प्राइस लेवल जो है वो इस सतह पे लेकर आना चाहिए कि हमारी पॉवर्टी एलिवेशन हो, लोग भूखे ना मरे। और सबसे बड़ी जो मैं बात ये समझता हूँ कि इस महंगाई का एक जो सबसे बड़ा शॉक हमें आएगा वो ये आएगा कि हम किसी भी तरीके से जो है वो जो हम क्राइम का रेट देख रहे हैं वो उसको मैनेज करने के लिए बड़ी एफर्ट करना पड़ेगी। लोगों के पास जब खाने को पैसे नहीं होंगे, जब उनकी पेट की आग जो है वो उनको जलाएगी, तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे, वो क्राइम की तरफ जाएंगे। आप पिछले दिनों ये 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि मुसलसल क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और वो उस खतरनाक लेवल पर आ रहा है कि हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि बाद में अगर हम हालात सही भी कर लेते हैं, अगर हम महंगाई पर काबू भी पा लेते हैं, तो क्या इन नौजवानों को दोबारा हम क्रिमिनलिटी से बाहर निकलकर नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले जा सकेंगे या नहीं, क्या उनकी हम इस्लाह कर सकेंगे या नहीं। ये मैं समझता हूँ हम पूरी कौम को जो है वो एक तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। उस तबाही और बर्बादी को रोकना हम सब का फर्ज बनता है कि हम कलेक्टिव कोशिश करें, हुकूमत पर दबाव डालें और हालात को और जो भी महंगाई की सूरत हाल है उसको बेहतर करने की बात करें। डेफिनेटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस वक्त मैं यही क्वेश्चन जो है वो मैं इश्तियाक बेग साहब की तरफ भी लेकर आऊँगी। मैं आपसे भी जानूंगी, जब हम ये कहते हैं कि 60% हमारा जो है हमारे मुल्क की आबादी में नौजवान मौजूद है और अभी ये बात हो रही थी कि वो डिग्री लेके बैठा हुआ है और वो चाहता है कि मैंने इतना पढ़ा, माँ बाप ने मुझ पर इतनी मेहनत की, एंड अगर मैं ये कह दूं कि इन्वेस्टमेंट भी की, उसके बावजूद उसको घर में कहीं खाना प्रोवाइड करने के लिए या कहीं पर कोरियर सर्विस के लिए नौकरी करनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं जो है वो समझ रहा होता है कि मजरूह हो रही है। फिर हम अपने नौजवानों को कैसे हम ये सोच सकते हैं कि हमारा रोशन मुस्तकबिल और ये आके कोई पॉजिटिव सोच के साथ मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे? इश्तियाक बेग साहब आपसे पूछना हाँ जी बिल्कुल। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त मसला एक तरफ जो है वो महंगाई का बहुत बड़ा है और दूसरी जगह के जॉब्स नहीं मिल रही हैं लोगों को। और मैं अपने भाई से बिल्कुल अहमद से वो करूँगा कि इससे हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई है और इसके अंदर इजाफा होगा और मैं और आप जैसे लोग कभी सेफ नहीं रहेंगे। देखिए इस वक्त हुकूमत के जो वज़रा हैं वो सुबह आते हैं, टेलीविज़न पे बैठते हैं और रादर दैन के 3.5 साल में उन्होंने क्या किया है वो कहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमत ये कर गई और दूसरी हुकूमत ये कर गई। जहाँ तक बिजनेसमैनों का ताल्लुक़ है, नईम साहब मेरे बड़े भाई हैं, आप यकीन करें कि वो टैक्सेस पे कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि 2013 में जो टोटल टैक्स रेवेन्यू के जो कलेक्शन थी वो 2-2.5-3 हज़ार अरब के करीब थी, जो अब हम 6,000 अरब से ऊपर जो हैं हम पहुँच रहे हैं।
जो कि एक अच्छी चीज़ है। वजह ये हो रही है कि उसमें इजाफा हो रहा है, तो जो बिजनेसमैन वगैरह है वो अपना टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। बट डेफिनेटली अगर किसी के पास, अब तो ये बहुत मुश्किल हो गया है कि काला धन जो है वो कोई बिजनेसमैन भी उसको छुपा सके। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं ये तमाम चीज़ें। बट अगर किसी ने टैक्स नहीं पे किया तो उसे लगाया जाए। मगर सवाल ये है कि इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है। अगर आप सुबह से शाम तक टीवी पे बैठ के कोई काम नहीं कर रहे लोगों की बेहतरी के लिए और कोसने दे रहे हैं पिछली हुकूमतों को कि उनकी वजह से तमाम ये हुआ है, 3.5 साल गुजर गए, 1.5 साल गुजर जाएगा, इस आपकी हुकूमत याद रहेगी कि आप कोई नए प्रोजेक्ट्स लेके नहीं आए। आपकी हुकूमत याद रहेगी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जो हमारा तबका था, जो वाइट कॉलर तबका था या मिडिल क्लास तबका था, अब उसमें से 10% जो हैं वो सतह गुर्बत के नीचे इसके अंदर आ गए हैं और अपनी चीज़ें बेचने पे हो गए हैं। और जो मालदार लोग हैं या जिनको आप कह सकते हैं कि वेल ऑफ लोग हैं, वो मुल्क छोड़ के जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये बड़ी हंगामी सी सूरत हाल है कि जब आप इस तरह इन चीज़ों पर बात करते हैं और आप ये सारी सूरत हाल देखते हैं। लेकिन अगेन उम्मीद नहीं छोड़नी, लेकिन हल की तरफ जब आना है तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बस सलूशन की बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बढ़ती हुई महंगाई, अवाम परेशान, हालात मुश्किल, गुजारा कैसे करें, इस तरह के बेशुमार सवालात मौजूद हैं इस वक्त लोगों के जहनों में। हर जगह पर यही चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इश्तियाक बेग साहब हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात हैं डॉक्टर शुजात मुबारक। इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की तो लास्ट ईयर हमने डबल डिजिट तक को टच किया और इस वक्त जो है वो हम 8.9 समथिंग पर मौजूद हैं। अगर मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपसे पूछूं कि आप इस इन्फ्लेशन रेट को कम होता हुआ, ये आवाम को आसानी मिलते हुए, महंगाई को कम होते हुए किस तरह से देख रहे हैं? कब मुमकिन हो सकेगा ये और कैसे मुमकिन होगा? थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले अहमद चुनाई साहब को, बेग साहब को मेरा सलाम। वालेकुम। और मेरे ख्याल में अभी आपने, जैसे मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, और अगर आप गवर्नमेंट के ओवरऑल जो आने वाली पॉलिसी है उसको देखें, स्पेशली आप ये देखें कि गवर्नमेंट जो सब्सिडी रिमूव करने जा रही है, पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए बढ़ाने जा रही है, यूटिलिटी की प्राइस बढ़ाने जा रही है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है। अगर आप एक आम आदमी भी बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ ये देख सकता है कि आइंदा पाकिस्तान के महंगाई के हवाले से हालात बेहतर नहीं होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बिलखुसूस बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने, शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि हम कोई मिनी बजट में टैक्स नहीं लगा रहे। लेकिन आप टैक्स ना भी लगाएं, जब आप सब्सिडीज रिमूव कर रहे होते हैं बुनियादी अशियाओं, खुर्दनोश की चीजों पे, यूटिलिटी की प्राइसेस पे आप सब्सिडीज को रिमूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस आपकी बढ़ जाती है। आप टैक्स लगाएं या ना लगाएं, अवाम डायरेक्टली इसमें पिसती है। एक बात। दूसरी ये बात कि जिस चीज पे ना IMF बात कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट के लोग खुद बात कर रहे हैं, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की कॉम्पोजिशन। टैक्स नेट बढ़ाने की बात, ये अभी भी हमारे जो मौजूद मेहमान है ये भी बात कर रहे थे कि 64% पाकिस्तान इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, 36% या 35% हमारे सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो क्यों ये बात नहीं करते कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, टैक्स टू GDP रेशियो को इंक्रीज किया जाए, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली आवाम को रिलीफ देने के बजाय उनकी सब्सिडीज खत्म करके और अशियाए खुर्दनोश की चीज़ों को बढ़ा के आप वहाँ पे जो प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज करके IMF का जो फिस्कल डेफिसिट को क्लोज करने का, उसको कम करने का हदफ पूरा करें। एक बात। दूसरी ये बात कि गवर्नमेंट ने जो अपने रेगुलेटरी रोल अदा करने में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेल रही है। स्पेशली देखें कि आपके सीमेंट सेक्टर से लेके शुगर सेक्टर तक, आपके यूरिया तक कार्टेल्स बने हुए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी देती है और वो यूरिया अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है। 1700-1800 की बोरी इसको दी जाती है जो फैक्ट्री आपके डीलर को, जिसमें 50-100 रुपए उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन वही वो एक बोरी वो 2200-2300 का वो बैग स्मगल कर देता है अफगानिस्तान में। तो क्या जुल्म है
यूरिया इंपोर्ट होता है, हम अपना फॉरेन एक्सचेंज उसको दे रहे होते हैं, फिर हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं और उस सब्सिडी वाला वो जो बैग है वो हम स्मगल कर देते हैं और गवर्नमेंट अच्छा की इस तरफ ठीक कोई है। तवज्जो नहीं है। डॉक्टर मुझे समझ शुजात, नहीं इस आती इस तरह की पेट्रोल से। बेशुमार चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं जिस पे इंसान का दिल भी दुखता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, और एज ए टैक्स पेयर तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होती है कि आप एक बेहतर जो है वो शहरी होने का हक निभा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपको हर चीज़ महंगी मिल रही होती है, आप टूटी सड़कें और इस तरह के मसाइल भी दरपेश होते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं इस वक्त अगर गवर्नमेंट को कोई आप मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, बड़ा क्लियर बात है कि अगर आप कुछ रिलीफ आवाम को देना चाहते हैं तो खुदारा अपने रेगुलेटरी एस्पेक्ट को बेहतर कर लें, ठीक है। आप अपनी प्राइसेस को इंश्योर करवा लें। आप देखिए कि आपकी अक्रॉस द सप्लाई चेन 200-300% तक प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम नहीं कर सकते तो जो फैक्ट्री से एक प्राइस आ रही है वो एक रीजनेबल प्रॉफिट तक आप आम आदमी को बेची जाए। अगर वो चीज 200 रुपए की उसकी कॉस्ट है तो वो 500 रुपए की आपके सप्लाई चेन जो डाउन सप्लाई चेन है डाउन स्ट्रीम उसमें वो आप बिक रही होती है। तो गवर्नमेंट कम से कम ये तो इंश्योर करे ना कि कार्टेल्स बन के प्राइसेस अनड्यू नहीं बढ़ रही, कम से कम आपके जो वो लोग हैं जो ड्यू प्रॉफिट लेके चीजों को दे रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक मौजूद थे। यही बात मैं चनाई साहब आपकी तरफ भी अगर लेकर आऊँ कि अगर हम हल की बात करते हैं या कंट्रोल की बात करते हैं, यहाँ पर किसी की बात ना मानी जाए तो फिर वो स्ट्राइक कर लेता है या कोई और चीज़ कर लेता है। तो एक होता है निगोसिएशन, एक होता है हुकूमत पर प्रेशर डालना। हाँ, पहले सुनते थे कि जी अच्छा अंडे महंगे हो गए, दूध महंगा हो गया तो ना ख़रीदो, लेकिन अब तो हर चीज़ ही महंगी, आप मजबूर हो गए ख़रीदने के लिए। आवाम क्या करे? चले हुकूमत ने तो जो करना है, आवाम क्या करे इस वक्त? देखिए, आवाम के पास कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत ही जो होती है वो अपनी रियाया का ख्याल करती है, और हुकूमत जब तक अपनी रियाया का ख्याल नहीं करेगी, गरीब लोगों के पॉवर्टी अपलिफ्ट के लिए काम नहीं करेगी, मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा। हम लंगर खाने बना लें, लोगों को काम पे ना लगाएं, ये कोई बात नहीं होती। हम लोगों को काम पे लगाएं, हम नई इंडस्ट्रीज़ पैदा करें, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करने की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करें, बजाय इसके कि हम ये पुरताइश चीज़ें इंपोर्ट करके अपने इंपोर्ट बिल बढ़ाते रहें और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसी नतीजे पे ना पहुंच रहा हो, और इसके बाद IMF भी हमें जो है वो सख्ती से निपट रहा हो, बाकी मालियाती इदारे भी हमसे सख्ती से निपट रहे हों, तो इसके बाद फिर कोई जगह नहीं बचती। इस वक्त पूरे स्ट्रक्चर को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। उसमें ये देखना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें कहाँ सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, हमें कहाँ महंगाई कंट्रोल करना प्रायोरिटी लगती है आपको हुकूमत की है? देखिए, मौजूदा हालात से तो मुझे नहीं लगती, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि अगर आप इन लोगों का ख्याल नहीं करेंगे तो अगली हुकूमत में आपका एक तो आना मुश्किल, लोगों का जो है वो एक जज्बात आपके खिलाफ उभर जाएं और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी ख़राब हो जाए तो मुल्क जो है वो कहीं का नहीं रहा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद चनाई साहब, इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, JDC से ज़फ़र अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ हाफिज़ नईम साहब मौजूद थे, डॉक्टर शुजात मुबारक थे, तमाम पैनल का बहुत शुक्रिया। हकीकत यही है और सुना भी यही है और अपनी ज़िंदगी में देखा भी यही कि महंगाई कभी कम नहीं हुई है, हमेशा बढ़ी है। लेकिन फिर भी अगेन उम्मीद रखते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं, ये दुआ करते हैं कि जो भी लोग इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं वो अपनी आवाम की भलाई के लिए और उनके सुकून के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करें, कुछ ऐसे फ़ैसले करें जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके, क्योंकि ये इस वक्त एक अहम ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।